साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर सुधीर आप सबका अभिवादन। जय हिंद, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो भी हमारे छोटे भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में आपके मैथमेटिक्स या जीके आना है तो ये चैनल आपके लिए उपयोगी होने वाला है। इस चैनल पर हम गणित और जीके से संबंधित ही चर्चा करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हर एक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई फेक अकाउंट बनाता है, फेक चैनल बनाता है हमारे नाम से, तो उससे थोड़ा सा सजग रहें, सतर्क रहें। मैं अपने बारे में बताऊं तो 2019 से मैं यूपी पुलिस में कार्यरत हूं। इसके अलावा एसएससी के, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव, साथ ही रेलवे, आरपीएफ, सीआईएसएफ से संबंधित भी एग्जाम मैंने दिए हैं और करीब 5-6 एग्जाम में मैं अब तक सफल भी रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि हमारे और आपके बीच में एक भरोसा डेवलप हो पाए। 2017 से ही मैं टीचिंग को एज ए हॉबी परस्यू कर रहा हूं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन, दोनों ही मोड में ये कार्यक्रम चलता रहता है। और आप लोगों के साथ जुड़ने का मेरा जो स्वार्थ है वो इतना सा है कि मैं खुद को अपडेटेड रखना चाहता हूं, अप टू डेट रखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि यूथ से जुड़ने से बेहतर ऑप्शन, बेहतर विकल्प खुद को अपडेट रखने का दूसरा हो नहीं सकता। और क्योंकि अध्ययन का मुझे खुद शौक है तो इसका मैं इस्तेमाल करके आपके साथ जुड़ता हूं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम लोग इन वीडियो क्लासेस के माध्यम से, कभी ऑफलाइन हम मिलेंगे तो एक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब लोग हाइप कर दिया करें वीडियो को। लाइक कमेंट आपका जरूर मुझे मिल जाना चाहिए। कमेंट में आप सबके पढ़ता हूं, निश्चित ही आप अपने कमेंट। की बात ऊंची थी लेकिन बात जरा कम आकी, उसने मेरे जज्बात की औकात जरा कम आकी और वो देवता कहकर मुझे जलील करता रहा। मैं आदमी हूं, मेरी औकात जरा कम आकी और इसी औकात को बदलने की लड़ाई है, इसी औकात को बदलने के सारे संघर्ष हैं, इसी औकात को बदलने के लिए हम और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो एक वादा करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस वादे के साथ, इसी अपने ध्येय वाक्य के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारे दरोगा बनने जा रहे साथियों, आप सबका स्वागत है खाकी गाइड एसआई सुधीर चैनल में। सब इंस्पेक्टर सुधीर को, अपने भाई को आप देखना शुरू कर चुके हो। मैं हमेशा नहीं कहता, आज आपसे कहता हूं कि वीडियो को पहले ही लाइक करो, अपना कमेंट करो एक अच्छा सुंदर सा, जिसे पढ़ के मैं मोटिवेट हो जाऊं और वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही अपने सभी साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करवा लो भैया। अब तो बहुत सारा कंटेंट मैंने दे दिया है, मैथ्स हमने पूरा करा ही दिया है और अप्रोचेस भी बता दिए हैं। यूपीएसआई के लिए पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ, मूल विधि भी आ रही है और आगे आने वाले समय में जीके को ख़त्म हम कर रहे होंगे इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब करवा दो अभी सभी अपने साथियों से और शेयर कर दो। तो इसी ध्येय वाक्य के साथ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आज की क्लास की शुरुआत हो रही है। और क्लास की शुरुआत और एक मूल विधि की जो लगभग 50% चीज़ें हमने पूरी कर ली हैं, जो मूल विधि आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। आज हम बात करेंगे जनहित याचिकाओं की, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जनहित यानी जनता के हित की बात हो रही है एक याचिका के द्वारा। याचिका क्या है? लीगल शब्दों में कोई, मैं आपसे कहूं कोई रिक्वेस्ट हमने कहा, कोई प्रार्थना पत्र हमने लिखा, तो उसी का लीगलाइजेशन, उसी की विधिक प्रक्रिया को याचिका कह दिया गया। बहुत मोटे से शब्दों में, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से आप समझेंगे। मैंने लिख दिया है यहाँ भाई साहब, जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी और क्या ये चीज़? आप सब जानते हैं, संविधान जब हमने पढ़ा, अनुच्छेद 32 में रिट दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर होती है 226 में, जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन जब बात किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की ना हो, जब बात समूह की हो, एक वर्ग की हो, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों की, एक समूह की, व्यक्तियों के एक समूह की कोई बात हो रही हो, वहां पर उसी रिट को बदलकर उसी 32 और 226 का एक कह सकता हूं कि एक तरह से अपडेटेड जो वर्जन है वो जनहित याचिका है, वो PIL है। तो PIL की शुरुआत, जो बेसिक बातें हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्रीम इसमें से निकला है चैप्टर में से, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं बताऊंगा, नोट्स में लिखूंगा आपके सामने, ये सारी चीजें आप भी नोट करते चलेंगे या आप देख लें, जो चीजें याद रह जाती है। मैं कोशिश भी करूंगा ऐसी ट्रिक्स आपको बताता चलूं कि चीजें आपको याद रह जाएं, ऐसे लिंक भी करवाता चलूं।
तो मैं पहले कैसे क्लास चलेगी वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले मैं यहाँ आपको नोट्स सारे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैं किताब पे आपको लेके चलूंगा, पूरी किताब की रीडिंग भी हम क्लास में ही मार लेंगे। अब बाद का भी काम मैंने ख़त्म कर दिया इस क्लास से। तो शुरुआत करते हैं भाई PIL की। ये मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखा हुआ मेरा दिख रहा होगा निश्चित ही यहाँ पे। खैर यहाँ से शुरुआत कर देता हूँ। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी इसकी फुल फॉर्म, जनहित याचिका। सबसे पहले 1860 में इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से, वही हमारा सबका प्यारा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जी का अमेरिका। और अमेरिका में एक शब्द कहा जाता है सामाजिक कार्यवाही याचिका, यानी जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं, अमेरिका में इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका भी कहा गया है। आगे जो मुख्य तथ्य हैं इसके बारे में वो मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा, अब भारत में इसकी शुरुआत होती है लगभग हम कह सकते हैं 1979 में सबसे पहले इसकी बात होती है। 1979 में एक मामला आता है जिसके बारे में मैं आपको अब समझाने वाला हूं। 1989 से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं तो भारत में क्या एक बड़ा बदलाव हुआ। तो 1975 में 1975 में आपातकाल हमारे देश में लगा। और ये आपातकाल ऐसा नहीं है कि पहली बार लगा हो, इससे पहले भी आपातकाल हमारे देश में लग चुका है। 1961 में लगा, 1971 में लगा और ये 1975 में तीसरा आपातकाल लगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से 1975 वाला आपातकाल, क्योंकि इसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन हम सब पढ़ेंगे संविधान की क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या था इस आपातकाल में? बात ये थी कि 1961 वाला जो हमारा आपातकाल था वो भारत और चीन युद्ध को लेकर था। क्योंकि आपातकाल जब हम पढ़ते हैं संविधान में आर्टिकल 352 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा सकते हैं। तो कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे उस केस में, उस मामले में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। दूसरा, आंतरिक अशांति इसमें एक शब्द था जिसके आधार पर 1975 में आपातकाल लगाया गया। देखिए 1961 और 1971, जब 1971 में भारत पाक युद्ध होता है तो दोनों मामलों में यहां लगता है बाह्य आक्रमण के कारण, लेकिन यहां पर 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने बाकी लोगों के विपक्ष के मुंह को बंद करने के लिए लोगों को जबरदस्ती जेल में डाला गया। बहुत विवाद इस पे होते हैं बाद में, आज तक इस पे बहस चली आ रही है। खैर, हम उन बहसों से आगे चल के हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आंतरिक अशांति शब्द जो था बाद में सशस्त्र विद्रोह शब्द से बदला गया, ये आप और हम सब जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इतनी बात हमने कर ली। अब इस आपातकाल के बाद एक और चीज, इस आपातकाल की घटना जब देश में हो रही थी तभी एक पत्रिका, एक न्यूज़पेपर, कुछ समाज सेवी लोग कार्य कर रहे थे। जेल में जितने लोग हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि वो किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, कितना अत्याचार उनके साथ हो रहा है, क्या उनके साथ मौलिक अधिकारों जैसी घटना घट रही है। जिन मौलिक अधिकारों की बात हमने संविधान में की है भैया, क्या उन लोगों के साथ ये घटनाएं धरातल पे घट रही हैं? जीने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, समानता और जितनी भी बातें हमने करी संविधान में, तो जब पता चला तो पाया गया कि भैया जेलों में हालत बड़ी दयनीय थी। उस समय पर दयनीय स्थिति को उजागर किया गया, तमाम रिपोर्ट्स छपी, तमाम प्रकाशनों में जब ये चीज छपी। तो इतनी चीजें मैं रफ कर देता हूं। जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में आई, पब्लिक को पता चली कि भाई जेल में तो लोगों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और मामला बिल्कुल गरम गरम था। क्योंकि भैया 75 में इमरजेंसी के टाइम पे तमाम हमारे शुभ चिंतक, तमाम हमारे बड़े बड़े नेता भी जेल की हवा खा ही चुके थे। तो जरूरी था कि जेल के अंदर मान लो दोबारा कोई नेताजी चले जाएं तो थोड़ी सी स्थितियों को ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए। तो इसी क्रम में एक हमारी वकील हुई हैं, इन वकील का नाम आप याद रख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, पुष्पा क्या नाम था वकील साहब का? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पूरा बड़ा ही देखो, जो चीज यूनिक सी होती है वो याद भी रहती है। तो पुष्पा नाम याद रख लेंगे, झुकेगा नहीं वाला।
तो पुष्पा से झुकेगा नहीं तो लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। अच्छा काम क्या करेगा? जनहित याचिका दायर करेगा। जनहित याचिका दायर होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक जज साहब हैं, माननीय न्यायमूर्ति जी हैं, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, जिनका नाम है PN भगवती जी। दोनों नाम बड़े ही इंपॉर्टेंट। पहला वाला नाम इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्हें कहा गया जनहित याचिका की जननी, और PN भगवती जी को कहा गया जनक। एक माता एक पिता, इस तरह से हमने संज्ञा दी। तो पुष्पा कपिला इंगोरानी जी ने उस पर प्रकाशन पर जो चीजें हो रही थी जेल में, उस पर संज्ञान लेके एक याचिका दायर की, और ये पहली याचिका थी, पहली जनहित याचिका ये देश की बनी, पहली जनहित याचिका। और ये हो रहा है भैया, ये हो रहा है 1979 में। ये आप याद रख लेंगे, 1979 में ये घटना है, घट रही है प्यारे बंधुओं। जब इन्होंने दायर करी तो बाद में PN भगवती जी ने इस पर निर्णय दिया और तमाम निर्देश दिए गए कि कैसे जेल में लोगों की जो हालत है उसे बेहतर करना है, कैसे उसमें सुधार करना है, कैसे मानवीय गरिमा का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 जो जीवन की स्वतंत्रता देता है, जिसमें गरिमामयी वातावरण की स्वतंत्रता निहित है, ये सारी चीजें, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये जेल में रहने वाले व्यक्ति को भी दिया जाए, ऐसी बातें कही गई। अच्छा, इस केस का नाम आप याद रख लें, इस केस का नाम मैं आपके आगे लिख रहा हूं, हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस है 1979 का। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेंगे किससे संबंधित है, तो संबंधित है जेल में कैदियों की दशा से, जेल में कैदियों की। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जेल में कैदियों को लेकर ये पहला मामला था जिसमें वकील थी हम आपकी पुष्पा कपिला इंगोरानी, और न्यायमूर्ति श्री PN भगवती जी ने इसमें निर्णय दिया था। पहला मामला था, इसलिए जो वकील साहब थी, इन्होंने बाद में बहुत सारी जनहित याचिकाएं दायर की और बहुत लोगों का, लगभग 40,000 से के आसपास लोगों का इन्होंने फायदा भी किया, ऐसा कहा जाता है। PN भगवती जी ने भी बहुत धुआंधार इसमें काम किया जनहित याचिकाओं को लेकर। तो इनके काल को स्वर्ण काल भी कहा गया, 1980 से और 90 तक के काल को स्वर्णिम काल भी कहा गया जनहित याचिकाओं का। ये भी आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे भैया। तो ये हुआ क्या था, हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ में सबसे पहले बिहार राज्य, ये इसमें बनाम बिहार आप कर लेंगे, बिहार राज्य, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी प्रकार की, बनाम बिहार राज्य। बिहार राज्य में जो कैदियों की दुर्दशा थी उसे लेकर इन्होंने जनहित याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे और पूरे देश के जितने भी लोग जेल में बंद थे, जितने भी लोग कैदी थे, उन सब के लिए आदेश हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी थी कि जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी, जिनकी सजा पूर्ण है, ऐसे भी कुछ लोग थे जो जेल के अंदर थे, उन्हें रिहा किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका ट्रायल अभी वेटिंग था, जिनका ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, यानी कि तारीखें भी शुरू नहीं हुई, जेल में ही पड़े हैं, यानी कि दोष सिद्ध नहीं हुए और उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही, ऐसे लोगों को भी रिहा किया गया। तो ऐसे इस जनहित याचिका से बड़ा ही प्रभाव पड़ा, जेल में चीजें सुधरी, और जो बिना कह सकते हैं फिजूल में एक तरह से जो लोग जेल में बंद थे, जिनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं था, जो लोग गरीब थे या हम कहें जिनके लिए न्याय थोड़ा महंगा साबित हो रहा था क्योंकि वकील उस समय पर शायद उन्हें फ्री में ना मिला हो, तो निःशुल्क विधिक राय और निःशुल्क वकील इत्यादि चीज़ें भी उपलब्ध कराने की इसमें बात की गई। तो इतनी चीज़ें मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी। अब जब हम सवाल देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में आपकी समझ में आएगा। तो जनहित याचिका का महत्व क्या हुआ, एक तो त्वरित न्याय मिले लोगों को, त्वरित न्याय जो है वो मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, यानी कि न्याय भी तत्काल मिले। ऐसा नहीं हो कि आदमी जेल में बंद है, न्याय हो नहीं रहा, तो ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया इस मामले के बाद। ये थोड़ी जरूरी बात, निःशुल्क कानूनी सहायता की हम बात कर चुके हैं इसमें, और पहली बार किसी थर्ड पर्सन की याचिका पे सुनवाई की गई, यानी कि इससे पहले जो पीड़ित व्यक्ति होता था वो अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करता था माननीय न्यायालय में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी थर्ड पर्सन ने याचिका दायर की और फायदा मिला बहुत सारे लोगों को। इसलिए ये शुरुआत हुई हमारे देश से जनहित याचिकाओं की। खातून हुसैन आरा खातून VS बिहार राज्य से, ये आप
याद रख लेंगे। एक और केस की बात हम करेंगे जिसका नाम है सुनील बत्रा बनाम भारत संघ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मामला 1980 का मामला, इसे भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। अभी हम केसेस की बात, सुनील बत्रा जो है एक हत्या के मामले में, मर्डर के मामले में ये जेल में है। इन्होंने जेल से गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में दुर्दशा के बारे में बताया, अत्याचारों के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि भाई कुछ तो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जेल में कैदियों के लिए। इस पत्र पे संज्ञान लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से निर्देश दिए जितने भी लोग जेल में थे उनके लिए मानवीय परिस्थितियां, मानवीय व्यवहार किया जाए, उनके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। ये बात वहां पर सामने निकल कर आई। तो ये बात आप याद रखेंगे कि पत्र के माध्यम से ये पहला मामला था, पहला मामला जिसमें पत्र के माध्यम से सुनवाई की गई, पत्र के माध्यम से जनहित याचिका को तवज्जो दी गई। तो आप पत्र के माध्यम वाला मामला सुनील बत्रा का मामला आप याद रख लेंगे। बत्रा कैसे याद रखेगा, शेरशाह मूवी देखी हो आपने, तो बत्रा जो हमारा चीता था LOC कारगिल में जो शहीद हुआ था हमारा चीता, वो पत्र लिखता था अपनी गर्लफ्रेंड को, पिक्चर आपने देखी हो तो पत्र से आप बत्रा याद रख लेंगे, पत्रा बत्रा, ऐसे मुझे लगता है आपको ये याद रह जाएगा, पत्रा यानी बत्रा। सिंपल सी बात। आगे बढ़ेंगे भैया, हम बात करते हैं। पहली बार हमने देखा कि पत्र के माध्यम से याचिका स्वीकार करी गई और जेल में मानवाधिकारों की, मानवीय गरिमा की बात करी गई। तीसरा, अब हम आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण केसों की बात करेंगे। अभी हम बुक पे जब चलेंगे, संवैधानिक पृष्ठभूमि, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है, कहां से ये शक्ति इतनी मिली जनहित याचिका दायर करने की और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान इत्यादि लेने की, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं आप सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है हमारे पास मौलिक अधिकार, जिसमें 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमारा स्वतंत्रता का, 14 समानता का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 21 जीवन जीने का अधिकार। इसके अलावा DPSP में कुछ ऐसी बातें करी गई 37, 39, 38 इन अनुच्छेदों में, जहां से ये शक्ति मिलती है माननीय न्यायालय को, जहां से शक्ति मिलती है आम जनता को, जो अपने मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय जा सकती है और न्यायालय अपने निर्देश दे सकता है। न्यायालय सरकार को भी कह सकता है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, कि भाई ये चीजें गलत हो रही है ना, ठीक करो। ये शक्ति कहां से मिली? संविधान से। और संविधान को शक्ति किसने दी? हम सब भारत के लोग, हम सब भारत के लोगों ने। तो जनहित याचिका में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जनता के हित की बात है। तो ऐसा यदि कोई चाहे कि भाई साहब जनता के हित को न लेकर अपनी प्रॉब्लम को लेकर वो कोई याचिका दायर कर दे और कहे कि ये जनहित याचिका मैंने दायर करी, तो उसको लेकर भी बाद में बहुत विवाद हुए। माननीय न्यायालय ने बड़ी कड़ी आपत्ति जाहिर करी, कई केसों में लताड़ा भी लोगों को कि भाई साहब ये अपने प्रचार के लिए, अपने निजी फायदे के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये सच्चे जनता के हितों के लिए है। माननीय न्यायालय ने कई बार कहा भी कि इसका इस्तेमाल गलत अब करना लोगों ने शुरू कर दिया है, जो सच्चे हित के लिए थी उसका अब व्यक्तिगत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे सारी चीजों को। अब हम बात करते हैं जनहित याचिका की दायर करने की प्रक्रिया की। दायर कैसे होता है? तो दायर के बारे में हम बात कर चुके। अनुच्छेद 32 हमारे संविधान का और अनुच्छेद 226। 32 में माननीय सुप्रीम कोर्ट, 26 में माननीय हाई कोर्ट की बात होती है। आर्टिकल 222 और आर्टिकल 32 इन्हीं के तहत जाकर, जब देखो पर्सनल इंटरेस्ट की बात होगी तो इसे भैया कहा जाएगा रिट, जब जनहित की बात होगी तो इसी को जनहित याचिका एक तरह से कह दिया जाएगा। मैं बता चुका हूं, उसी का अपडेटेड वर्जन एक तरह से ये है, जब कोई भी मुद्दा किसी जनहित से यानी कि किसी वर्ग विशेष से, लोगों के समूह से संबंधित होगा। तो कौन दायर करेगा? सबसे पहली बात तो कौन दायर करेगा? देखो, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, कोई भी संस्था दायर कर सकती है, और ये भी कहा गया कि माननीय न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। स्वयं संज्ञान लेने का मतलब है माननीय न्यायालय को कोई जरूरत नहीं कि कोई जाके एप्लीकेशन दे, याचिका दाखिल करे। दाखिल का मतलब होता है जमा करना,
देना एक तरह से, इतना आप समझें बस नॉर्मली। स्वयं संज्ञान भी ले सकता है किसी पत्रिका के माध्यम से, किसी टेलीविजन न्यूज के माध्यम से, किसी समाचार के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि। कहीं से भी मान्य न्यायालय को खबर लगे कि वहां पर जनता के हितों के लिए जरूरी है उनका कुछ निर्देश देना, तो वहां से जनहित याचिका स्वयं मान्य न्यायालय भी ले सकते हैं, उठा सकते हैं उस मुद्दे को। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो नियम है वो आप समझें, जब याचिका दायर की जाएगी तो वो 5 प्रतियों में होगी। आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात आप यहां समझें। और जब हाई कोर्ट की बात होगी तो महाराज वो 2 प्रतियों में, सॉरी हाँ बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, 2 प्रतियों में दायर करी जाएगी। ये हो गया भैया। 1 प्रति प्रतिवादी को दी जाएगी। आप जानते हैं जब भी FIR होती है, जब भी कोई मामला कोर्ट में होता है या कोई भी किसी भी तरह का, तो 1 प्रति उस आदमी को भी दी जाती है जिसके खिलाफ हो रहा हो। तो वो यहाँ भी वही चीज फॉलो होगी, 1 प्रति उस आदमी को भी दे दी जाएगी जिसके खिलाफ ये दायर हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में 5 प्रतियां, हाई कोर्ट के मामले में 2 प्रतियों में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में आने की पूरी संभावना इसकी है। तो अब हम चलते हैं भैया सवालों की तरफ। ये थी मोटी मोटी बातें। ऐसे देखो 20 मिनट में हमने जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका निचोड़ था हमने निकाल लिया। अब हम चलेंगे सवालों की तरफ। अब कुछ चीजें हम सवालों से सीखेंगे। प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं मैंने जो आ सकते हैं अगले एग्जाम्स में, वहां से सीखेंगे कुछ चीजें। फिर हम किताब की थ्योरी पढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है इन 3 चीजों से आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और निश्चित ही यहां से पेपर में फंस जाना चाहिए। लेकिन आपको एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उस पर आप ध्यान दें। देखो करंट अफेयर से रिलेटेड यहां मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया गुरु, इसे आप चाहें तो अपने पास लिख लें। करंट अफेयर्स में जितने भी मामले हैं वर्तमान में जो जनहित याचिका से संबंधित हैं वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखना, पढ़ते रहना। यदि कोई मामला चल रहा है, ताजमहल को लेके कोई मामला चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या हो रहा है, किसने वो दायर किया, कौन वकील है, तो जो मोटी मोटी बात है ना वो बिल्कुल याद रखना। उनकी आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ऐसा हुआ है 2017 वाला एग्जाम हो चाहे 21 वाला एग्जाम हो, जो मामले करंट में थे ना, करंट अफेयर्स में थे, वहां से क्वेश्चन जरूर बना है जो नेशनल मुद्दे के मामले थे। तो आपको बहुत नजर रखनी है करंट अफेयर पे। कोई भी न्यायिक मामला जनहित की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, कानून व्यवस्था की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, तो उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट चीजें ही न्यूज में बताई जाती हैं, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। सवालों की शुरुआत हो गई रे भैया। पहला सवाल आपके सामने, विश्व में सर्वप्रथम किस देश में जनहित याचिका की उत्पत्ति हुई? अरे भैया उत्पत्ति की बात कर रहे हो, रंग बदल लेता हूं भैया इसका। किस देश में जनहित याचिका की उत्पत्ति हुई ये पूछ रहा है, तो भैया उत्पत्ति हम आपको बता चुके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बातें सबसे पहले हुई थी लाला। अब आजा देखिए आगे, मैं डिस्क्रिप्शन भी पढ़ता चल रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन पे हम बात कर लेंगे। देखो हमने पढ़ा था 1960 के दशक में ये शुरुआत हो गई थी भैया अमेरिका में, और अमेरिका में इन्हें कहा गया था सामाजिक, देखो लोकहितवाद या सामाजिक याचिका भी इन्हें कहा गया था। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, देखो जो क्वेश्चन आ गया वो तो रिपीट हो ना हो, लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन में चीजें दी गई ना वो हमारे लिए जरूरी हैं। दोनों बातें 1960 वाली, और लोकहित या सामाजिक याचिका भी कहा गया है, ये बात आप याद रख लेंगे। क्या हुआ था भैया, ये यहाँ भी देखो हमारे यहाँ भी उपेक्षित, कमजोर, शोषित वर्ग के कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका मुख्य कारण अमेरिका में कारण क्या था? सरकारी एजेंसियों द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों को इग्नोर करना। तो ये बात भी आप याद रख लेंगे। 3 बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आई जो मैंने आपको मेरे प्यारे राजा भैया बताई। दूसरा सवाल आपके सामने, जनहित याचिका का क्या अर्थ है? जनता के विरुद्धवाद, जनता के विरुद्ध तो बात ही नहीं है भैया, पहला ऑप्शन गलत। जनता के कल्याण हेतुवाद, ये बात मुझे सही लग रही है। जनता द्वारा, न्यायालय द्वारा जनता के लिए वाद, न्यायालय द्वारा नहीं, न्यायालय में, तो ये भी गलत हुआ। सरकार द्वारा जनता के विरुद्धवाद, जनता के विरुद्ध तो गलत ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे, मैं बड़ा भैया आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैंने रुक किया। अमेरिका में जनहित याचिका को क्या कहा जाता है?
देख लो भैया आपके सामने सवाल। और अमेरिका में जनहित याचिका को सामाजिक कार्रवाई याचिका कहा जाता है। मैंने शुरुआत में ही ये बात बताई थी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने प्यारे राजा भैया, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है कहां कहां दायर? किसी भी व्यक्ति द्वारा। देखते हैं, बात तो ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, जिसके पर्सनल जब बात होगी तो बात वो रिट में चली जाएगी अनुच्छेद 226 और 232 में। उसका अपडेटेड वर्जन जनहित याचिका लागू होता है जहां लोगों के समूह की बात हो रही हो। तो समूह की बात कहां हो रही है? तीसरे ऑप्शन में, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा लोकहितवाद यानी कि जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर की जा सकती है। वही पीआईएल जिसके जनक हैं, बता कौन है जनक? पीएन भगवती। और जिसकी जन्मी है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। बिल्कुल, अब आपको याद हो गई होंगी जो दो तीन चीजें। 1979 पहला केस, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। मैंने भारत संघ लिख दिया था गलती से, बिहार राज्य याद हो गया ना, मुझे भी याद हो गया, तो मैं भी याद हो जाना चाहिए। तो प्यारे भैया आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही देखो मजे मजे में हम चीज़ों को याद करेंगे और आनंद आ जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। मैं बढ़ूंगा भैया आगे क्योंकि मेरे पास समय की है कमी मेरे राजा। भारत में जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं? देखो यहाँ वकील साहब भी ऑप्शन में है और जज साहब भी ऑप्शन में है, तो ऐसे में फंसना नहीं है ना, ये सभी लगा के भी भागना। जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखो इंदिरा जयसिंह में कंफ्यूजन हो रहा है, ये सभी भी इसका उत्तर हो सकता था, लेकिन भाई पीएन भगवती जी को यहाँ सही माना गया है, सही माना गया है। इंदिरा जयसिंह में कंफ्यूजन था, वरना मेरे जैसा यदि मैं एग्जाम में होता तो इसे गलत करके आ जाता, ये सभी लगा देता, क्योंकि पुष्पा कपिला हिंगोरानी भी हैं, पीएन भगवती भी हैं, तो भैया मेरा हो जाता क्वेश्चन गलत। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब वकील साहब और जज साहब दोनों हैं तो जज साहब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो शुरुआत वही 1980 में बात हुई। एक वकील साहब और हैं हमारे जिनका आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है भैया। देखो ये वी.आर. कृष्ण अय्यर जी हैं, गलत मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया। ये देखो न्यायाधीश वी.आर. कृष्ण अय्यर हैं। ये बड़ी जोड़ी है ना इनकी, पीएन भगवती साहब की और कृष्णा अय्यर साहब की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। इन्होंने स्वर्णिम काल जो हमारी जनहित याचिका का था उसमें बड़ा ही शानदार इन्होंने काम किया। ये कूट, हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये इससे इधर वाले क्वेश्चन के होंगे। अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पहले हम इस साइड के सारे क्वेश्चन करेंगे जो इस तरफ दिए हुए हैं, क्योंकि जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो इसमें इधर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पूरा पेज है। तो इस साइड वाले जो है ना, इस साइड वाले, इन्हें हम दोबारा आएंगे लौट के तब करेंगे। अभी हम एक साइड यानी इस साइड जितने भी दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं होगी इसमें बार बार जूम इन जूम आउट करने में, इसलिए मैं ऐसा आपसे कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरह ही आप भी पढ़ लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भैया नंबरिंग खराब कर दिया, आगे पीछे कर दिया, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे इस बात से। तो जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तब इसे देखेंगे। कूट को 10वें क्वेश्चन पे हम आते हैं भाई, और मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ यहाँ लोग। 10वां क्वेश्चन होता है शुरू। जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है पूछ रहा है, देखो गलत है, कभी असत्य है पूछ लेता है, हम सत्य पढ़ लेते हैं, काम खराब हो जाता है। 2017 में ये क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए कह रहा है कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो 2 प्रतियों में दर्ज करनी होती है। हमने बताया था 2 प्रतियां होती हैं और सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रतियां होती हैं। बिल्कुल दोनों ही बातें ठीक हैं, तो कौन सा लगा दूं? ऑप्शन बी में लगा दूंगा, ए और बी दोनों ठीक है, लिखा भी हुआ है। तो 5 प्रतियां सुप्रीम कोर्ट में, और जब हाई कोर्ट में दायर होगी तो 2 प्रतियां। और मैं आपको बता चुका हूं, जब माननीय हाई कोर्ट की बात होगी तो अनुच्छेद 226, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो अनुच्छेद 32। ये बात मुझे लगता है आपके जहन में दिल कर गई होगी, जहन में घर कर गई होगी। अगला सवाल 11वां, जनहित याचिका को किस जन शक्ति के संदर्भ में दायर किया जाता है? जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति। देखो क्षति की बात जहां होगी जनहित से संबंधित, तो वहां जब भी क्षति की बात होगी तो जहां जहां ऑप्शन में क्षति आएगा वो सब बिल्कुल सही माना जाएगा, तो दायर किया जा सकता है। जन कर्तव्यों से संबंधित क्षति वो बिल्कुल दायर होगी। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघनों से कोई जन क्षति है वहां भी लागू होगी। कानून से तो डी ऑप्शन लगाकर हम झट से आगे बढ़ जाएंगे गोली की स्पीड से।
12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है पूछ रहा है, तो पढ़ लेते हैं। जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। भाई बात तो ठीक है, ये सब सरकारी संस्था हैं, इनके खिलाफ दायर की जा सकती है। दूसरा कह रहा है निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। देखो, एक पक्ष तो निजी पक्ष तो प्रतिवादी हो गया और एक पक्ष बना दिया राज्य को, तो राज्य को जब पक्ष बना दिया तो बिल्कुल ये भी बात मुझे इसमें बिल्कुल सही लग रही, तो दोनों इसमें सही होंगे, तो ऑप्शन डी इसमें हुआ भैया सही। फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ा भैया, 17वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से मामले में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से मामले ऐसे हैं जिसमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। देख लेते हैं भाई 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से मामले हैं जिसमें जनहित याचिका दायर। जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित हों। देखो, गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं भैया, समूह प्रभावित हो रहा है, तो बात सही है। सड़कों, सीवर आदि ये भी बहुत लोगों के लिए बहुत लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ये भी ठीक है। और ट्रैफिक समस्या, ये भी भैया लोगों से संबंधित है। सड़क के बड़े बड़े होर्डिंग, साइन बोर्ड हटाने के लिए, ये तीनों ही बातें मुझे एकदम ठीक लगी भैया, और तीनों ठीक हैं ऑप्शन ए में। तो मैं आगे बढ़ा भैया, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मैंने रुक किया। एक मानवाधिकार, 18 क्या करा क्वेश्चन, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका में, किस जनहित याचिका ने, जनहित याचिका का नाम पूछ रहा है, इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। तो ये किस में बात हुई थी, तो आप याद रख लेंगे, अभी हम जब बुक का रिवीजन मारेंगे, बुक की रीडिंग मारेंगे, तब आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो ये मामला हुआ था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में। परमानंद और परम आनंद कब आएगा, जब शरीर में कोई रोग नहीं होगा, यानी कि कोई व्यक्ति के हॉस्पिटल जाने की बात हो रही है, डॉक्टर साहब उसका इलाज करेंगे, तभी परमानंद आएगा। ये ट्रिक से आपके जहन में ये बात बैठ गई है, अब आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो इस बात का संबंध है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ से। परमानंद, चिकित्सा ठीक से हो जाए, कोई गरीब बीमार है तो उसे आ जाएगा परमानंद। ये इसका पढ़ लेंगे, ये 1989 का वाद है। ठीक है भैया, ये मैं बता चुका आपको। 19वां क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 19वां क्वेश्चन, किस जनहित याचिका के मामले में अदालत में पंचायतों में विशिष्ट स्पेशल कार्यालयों के पद के लिए 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया गया। ये भी देखो बिल्कुल याद हो जाएगा, जब भी बच्चों की बात हो 2 या 2 से अधिक, तो हम 2 हमारे 2 तो एक कम्युनिटी में चलता है, हम 2 हमारे 12 तो आप जानते ही हैं। तो इसमें आपको एक नाम ऐसा दिख रहा होगा जो थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगेगा बच्चों से संबंधित मामले की जब बात होगी। तो इसका उत्तर है जावेद बनाम हरियाणा राज्य। मामला चाहो तो समझा दूं, चाहो तो रहने दूं। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मामले को समझने की जरूरत है नहीं। ये 2003 का मामला था, जिसमें न्यायालय ने ये कहा कि परिवार नियोजन के लिए कार्यक्रम सफल बनाने के उद्देश्य हरियाणा राज्य द्वारा पंचायती राज अधिनियम में दिए गए उपबंध के तहत विशिष्ट कार्यालयों के पद के हेतु 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाना संवैधानिक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि संवैधानिक है, संवैधानिक इन्होंने बताया। आप इसे समझें, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार लोगों के हित के लिए उन्होंने कोई पॉलिसी लागू करी, उन्होंने कहा कि इस पद के लिए अगर किसी के बच्चे 2 से ज़्यादा हैं, हमने परिवार नियोजन के तहत ये हमने नियम निकाला। अब उसे जनहित याचिका से आप चैलेंज करें, रिट से चैलेंज करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई साहब ऐसा आप नहीं करेंगे कि ज़बरदस्ती आप राज्य सरकार पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश करें। तो कुछ चीज़ों में आपको राज्य सरकार का सहयोग भी करना चाहिए जब वो आपके भले के लिए हो रही है। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी, ये 20वां क्वेश्चन दूसरी तरफ चला गया होगा, इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियां को उजागर करने के उद्देश्य आर्थिक मुआवजे। देखो इसमें आपको याद रखना, मैं इसे याद करवा दूंगा, एक एक आपको याद हो जाएगा क्लास में, ये वादा कर रहा हूं।
नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देश, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों की मांग की गई। कौन से मामले में, इसे आप समझ लें। 20 वाले क्वेश्चन के ऑप्शन मुझे यहाँ दे रखे हैं। इसमें कहा एबीसी बनाम भारत राज्य। देखो अब यहाँ नसबंदी की बात हो रही थी, आप समझे। देखिए ये ऐसा शब्द है कि इसकी आपको डिस्कशन भी करना हो ना, इस शब्द का यदि डिस्कशन भी करना हो, आप ऐसे समझें कि ये काम आपके साथ हो गया, आपके साथ हो गया। तो आप किसको बताएंगे ये बात? जिस पर आपको थोड़ा विश्वास हो, विश्वास हो उसी को तो बताएंगे। तो कहाँ है विश्वास? ये रहा विश्वास इस ऑप्शन में। दिख गया गुरु विश्वास, ये रहा विश्वास। तो जब भी इसकी बात होगी तो देविका विश्वास बनाम भारत संघ इसका जवाब। ये जो शब्द लिखा है, तो इस शब्द पे मुझे आना है विश्वास पे। ठीक है गुरु, अब मुझे लग रहा है इसे आप गलत करोगे नहीं। मैं बढ़ूंगा आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ोगे तो जानोगे क्या कह रहा है। आप भी तो पढ़ लो वीडियो पॉज करके प्यारे भैया। जनित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक लिखें। लिख दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताओ। सबसे पहले मैंने कहा था आपातकाल लगा 1975 में। उसके बाद पहला केस आया हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, फिर एमसी मेहता बनाम भारत राज्य। तीसरा हो गया अपने आप एसीबी ऑप्शन डी में मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब लगा के आप आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ में बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर, हाल ही में आ गया मतलब 2017 का पेपर क्वेश्चन है। 2017 के पेपर के टाइम पे करंट अफेयर का सवाल था ये, तो आपको भी करंट अफेयर के सवालों पे ध्यान देना। ये बात मैं आपसे कह चुका हूँ, फिर मैं एक बार लिख देता हूँ। करंट अफेयर पे गुरुजी, प्यारे भैया, प्यारे राजा भैया, तुम्हें देना है बड़ा ध्यान। करंट अफेयर में कोई भी वाद ऐसा आता है, मामला आता है, उस पर ध्यान देंगे। खैर अब सवाल को समझे। सवाल कह रहा है कि जेसी सेठ और जीएस टंडन की दायर याचिकाओं को अदालत ने स्वीकार किया और सरकार से स्कूलों में योग को अनिवार्य करने को कहा गया। देखो उस समय पे क्या हुआ था, देखो करंट अफेयर का सवाल था उस समय। बाकी इसका जो सही जवाब है 24वें क्वेश्चन का, वो है जनित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर आयकर में छूट के पुनर्विचार की सलाह दी। हाँ जी, क्यू इसमें सही है। क्यू सही का मतलब केवल ये व्याख्या आप पढ़ लेंगे। ये कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि सरकार को राजनीतिक दलों के लिए दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट पर पुनर्विचार करना चाहिए। यानी कि राजनीतिक दलों जो चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो इन्हें मिलता है, वो आयकर से फ्री है, यानी वो इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, ये बात कही थी माननीय न्यायालय ने। 25वें क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं और 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि के मामले में, यानी ये खाली स्थान आपको भरना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना जबरन मजदूरी का एक प्रकार है। याद कैसे रखना ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उत्तर तो किताब में लिख रहे हैं आपके सामने, और जो आपके पूज्य गुरु जी पढ़ा रहे हैं उनके में उत्तर लिखा नहीं आता, बाकी देख के वो भी आते हैं पहले कि क्या उत्तर है जो बच्चे को पढ़ाना है। खैर, तो इसमें देखो याद कैसे रखोगे आप। जब भी बात मजदूरों की होगी भैया, जब भी मजदूरों की बात होगी, न्यूनतम मजदूरी की बात होगी, जबरन मजदूरी की बात होगी, तो मजदूरों की एक यूनियन होती है, आप सब जानते हैं। यूनियन किसकी? मजदूरों की। तो जहां भी यूनियन शब्द दिख जाए, ये दिख गया यूनियन, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इस सवाल का सही जवाब होगा। 2021 में आया था हमारे एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया। 1982 का ये मामला है। ये बात आप इसमें याद रख लेंगे और आगे बढ़ेंगे भैया। 26वें क्वेश्चन की तरफ मैं रुख करता हूं। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया? अय्यर साहब भी थे। बात तो ठीक है यार, अय्यर साहब तो थे, लेकिन केवल ए ऑप्शन में दिया भी हुआ है। तो अय्यर साहब, और हमने क्या बताया था जब हम पढ़ रहे थे, एक तो वी.आर. कृष्ण अय्यर जी की हमने खूब बात करी थी, दूसरा हमने पुष्पा जी की बात करी थी, वकील साहब की, और तीसरे जो हमारे पी.एन. भगवती जी हैं न्यायमूर्ति, इनकी बात करी थी। ये दोनों जज साहब, इनकी बात करी थी। तो एक ही हमें ऑप्शन में मिले, तो ऑप्शन इसका आप लगाओगे वी.आर. अय्यर हो गए, एम.एन. वेंकट चलैया हो गए भैया। तो ऐसे क्वेश्चन में गलत करने की कोशिश ना करें। अब मुझे भी इसका आइडिया
लग नहीं रहा, तो 26वें का उत्तर है क्या भैया? डी है। डी इसका उत्तर है। डी का मतलब केवल ए। बिल्कुल मैं सही सोच रहा था। VR कृष्ण अय्यर हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उतने पे ही हमें भरोसा करके क्वेश्चन का उत्तर लगाना है। अगला 31वां क्वेश्चन आप देखें। 31वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता को PIL जनहित याचिका के रूप में माना जाता है, दाखिल किया जाता है, माना नहीं जाता, दाखिल किया जा सकता है। पूर्व रिहाई के बारे में देखो ये बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूर्व रिहाई, समय से पूर्व रिहाई के लिए याचिकाकर्ता PIL को जनहित याचिका माना जाएगा। तो पूर्व, समय से पूर्व, एक तो रिहाई की बात कर रहा है, समय पूर्व हो जाए उसके बाद रिहाई की बात हो तो ठीक समझ में भी आए, तो ये PIL की श्रेणी में नहीं जाएगा। कोई यदि ऐसी याचिका दायर कर भी रहा है कि समय से पहले जेल से रिहा किया जाए तो वो 32 के तहत जाएगा, रिट के तहत जाएगा, तो ऐसे जनहित याचिका नहीं माना जाएगा। ठीक है भैया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के समय पूर्व रिहाई के लिए PIL के रूप में नहीं माना जाता। जनहित याचिका को सार्वजनिक महत्व के विषय पर जारी किया जा सकता है, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क, बंधुआ मजदूरी, ये सब चीज़ों की एक लिस्ट भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जहां जनहित याचिका जहां पर माना जाता है। 32वां क्वेश्चन आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका PIL निःशुल्क कानूनी अधिकार के संबंध में है। तो निःशुल्क कानूनी अधिकार की बात हमने करी थी क्लास की स्टार्टिंग में। नंबर 1 हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का ये मामला था जिसमें हमने बात करी थी, जिसमें वकील थी पुष्पा कपिला अंगोरानी, न्यायमूर्ति PN भगवती जी ने फैसला दिया था। उसमें एक बात ये भी कही थी कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी इन्हें मुहैया कराया जाए, यानी कि एक वकील भी निःशुल्क सरकार को देना चाहिए इन्हें करके। तो हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य जनहित याचिका कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत लगभग 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई शुरू कर दी गई थी। अंडर ट्रायल पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वकील श्रीमती कपिला अंगोरानी थी, अतः उन्हें जनहित याचिकाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। भारत में जनहित याचिकाओं के लिए निम्न में से किसने नींव रखी? फिर वही सवाल हमारे सामने। भारत में जनहित याचिकाओं के लिए निम्न में से किसने नींव रखी? न्याय के लिए जनता की मांग ने? ना, ऐसी बात तो नहीं है। संविधान ने? संविधान में तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आप बिल्कुल याद रख लेंगे, संविधान में कहीं इस शब्द का, जनहित याचिका शब्द का, इस पूरे संविधान में जनहित याचिका शब्द का जिक्र ही नहीं है। तो ये है क्या? संसद का कोई कानून भी नहीं है। तो ये न्यायिक सक्रियता है एक तरह से। मैंने क्या कहा था, ये उसका अपडेट वर्जन है, यानी कि माननीय न्यायालय ने सक्रियता दिखाते हुए, एक्टिवनेस दिखाते हुए, एक्टिव होते ही जनहित याचिका जैसी चीज को डेवलप किया। तो इसका आप पढ़ लेंगे। डिस्क्रिप्शन: भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है जिसने प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाई। न्यायालय स्वतः संज्ञान के माध्यम से, जैसे मीडिया रिपोर्ट, सोशल नेटवर्क आदि, इन सबको आधार बनाकर भी स्वयं जांच कर सकते हैं। अब मैं चला फिर से शुरुआत में। अब इस तरफ के सवालों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे सामने, और सवाल मुझसे कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है मुझसे ये प्यारा सा सवाल, अभी देखते हैं। 6वां क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, भाई साहब, किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? कह रहा है रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, न किसी व्यक्ति विशेष को। बात सही है। केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि केवल शब्द इसने कह दिया, तो केवल वह नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी में केवल एक ही बात हुई है, तो ऑप्शन बी लगाकर हम भैया इस क्वेश्चन का आगे बढ़ जाएंगे। 7वें क्वेश्चन की बात करता हूं। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा गया? जिन्होंने अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिका दायर की। आप बात याद रखेंगे, जननी की बात हो रही है। शुरुआत में ही हम बात कर चुके थे। ऑप्शन सी पुष्पा कपिला अंगोरानी। हुसैन आरा खातून, देखो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है हुसैन आरा खातून, ये तो जेल में थी उस समय, ये तो जेल में थी,
तो ये आप बात याद रखेंगे। ये तो एक पार्टी के रूप में थी, तो 100 से ज़्यादा इन्होंने अदालतों में जनहित याचिकाएं दायर की और हिंगू रानी ने प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदियों मामला 1979 हुसैन आरा। ये आप बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इसे व्याख्या को पूरा पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके और देख लेंगे। अगला सवाल आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर होती है? सर्वोच्च न्यायालय में 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत और 226 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में। ये बात मैं आपसे कर ही चुका था और यही बात और अनुच्छेदों की करें। कुछ और अनुच्छेद हमें यहाँ दिख रहे हैं, जैसे 216 अनुच्छेद में क्या है, 216 जो अनुच्छेद है, क्या हो गया गुरु, 216 जो अनुच्छेद है भैया, ये बात करता है हाई कोर्ट की संरचना की। ये आप याद कर लेंगे। 216 14 में आप जानते हैं समानता का अधिकार है और 16 में भी आप लोग, मुझे लग रहा है सब जानते होंगे, अवसर की समानता की बात की गई है। अवसर की समानता की बात की गई है। बहुत डिटेल में जब संविधान हम पढ़ेंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें ऐसे याद करवा दूंगा साथ के साथ, कभी गलती नहीं होंगी। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ऐसी अप्रोच बताऊंगा, सवाल खुद कहेगा भैया मुझे तो होना ही है, मुझे तो होके ही रहना है। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसका आप डिस्क्रिप्शन चाहें तो पढ़ लें। अब मुझे नहीं लगता डिस्क्रिप्शन पढ़ने की अब इसमें ज़रूरत है, आपको याद हो ही गया होगा। अब उतनी मुश्किल चीज़ें रही नहीं, अब हमसे पढ़ रहे हैं आप, तो याद होना लाजमी है। अपने जैसे आदमी से पढ़ रहे हो ना, जिसे खुद कुछ नहीं आता, वो आपको क्या ही बताएगा, वो आपको ट्रिक्स ही बताएगा कि भैया कैसे याद करते हैं, वो याद आप कर लो। 9वां क्वेश्चन, किसी जनहित याचिका के मामले में न्यायालय द्वारा क्या किया जाए भैया? न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक बात आप समझे, जनहित याचिका दायर हुई, माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही भैया, उन्हें पूरा अधिकार है, वो कोई समिति बना दें, कोई जांच सीबीआई को सौंप दें, कोई जांच स्टेट पुलिस को सौंप दें, जिसे मर्जी वो जांच सौंप दें, उन्हें बहुत अच्छी खूब ठीक ठाक पावर उन्हें दी गई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन और रिपोर्ट जमा कर सके। बिल्कुल कर देगा भाई ये काम, कोई बड़ी बात नहीं। ऑप्शन ए सही हुआ। समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले, उन्हें जनहित में निपटाए। दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। ए भी सही है और बी भी सही है। और कोई ऑप्शन इसमें दे रखा है? कूट ये दे रखे हैं, कौन सा सही है? ये इसके ऑप्शन है, ए और बी दोनों, या ए बी दोनों में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही सवाल हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। अगले पेज पे है 12वां क्वेश्चन नहीं था ये, क्वेश्चन नंबर था 9। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन पर जनहित याचिका के मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता? भाई मकान मालिक के किराएदार का मामला है, पर्सनल मामला है, विचार नहीं किया जाएगा। सेवा मामला है, पेंशन मामला है, ग्रेच्युटी मामला है, सब पर्सनल मामले हैं, विचार नहीं किया जाएगा। पारिवारिक मामला है, पेंशन का मामला है, पर्सनल मामला है, विचार नहीं किया जाएगा। तीनों ही गलत हैं, तो विचार नहीं किया जाएगा पूछा है। तीनों के बारे में ही पूछा है कि किस पर विचार नहीं किया जाएगा, नहीं पूछा है। ABC तीनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तो इसे आप चाहें तो पढ़ लें, चाहें तो मैं आपको बोल के बता ही चुका हूँ, छोड़ सकते हैं। 14वां क्वेश्चन मेरे सामने वाली खिड़की में ये क्वेश्चन रहता है 14वां। किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य प्रवेश बनाएं? देखो बिल्कुल आज के बाद नहीं भूलोगे, अभी मैं आपको याद करवाता हूं। फिल्म गदर आपने देखी होगी, उसमें है अमीषा पटेल। अमीषा पटेल से आप याद रखेंगे अलमित्रा पटेल। उसमें अमीषा पटेल जी के पिताजी माननीय श्री अमरीश पुरी जी हैं, एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार में पाकिस्तान की में काम करते हैं। और हमारी तरफ से जाता है एक ट्रक ड्राइवर। मैं कह सकता हूं कि एक झोपड़पट्टी का एक गरीब आदमी, एक ट्रक ड्राइवर वहां जाता है, धुआं करता है, मारपीट करता है और अपनी घरवाली को लेकर वापस हिंदुस्तान आ जाता है। तो इससे इस क्वेश्चन का क्या भैया तरीका है, इस वाद को कैसे आप याद रखेंगे? देखो अलमित्रा पटेल यानी अमीषा पटेल बनाम भारत संघ का मामला है, जिसमें अमरीश पुरी सरकारी विभाग में है और गरीब आदमी यानी झोपड़पट्टी को हटाने की बात नहीं हो रही है।
तो ऐसे आप इसे याद रख लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ें, मैंने जो ट्रिक आपको बताई है अप्रोच को याद रखें, याद हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। सन 2000 का मामला था और मुझे लग रहा है यार गदर भी 2000 में ही आई थी क्या? कमेंट में बताएं गदर मूवी किस साल आई थी, कमेंट का मुझे बड़ा इंतजार रहेगा भाई। ये पिक्चर की बात हो गई है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो किसके लिए आदेश पारित होने चाहिए? अभी थ्योरी में इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे। यदि कोई पत्र याचिका, कोई पत्र आता है न्यायालय के एड्रेस पे, यानी कि उनके ऑफिस के एड्रेस पे, तो रजिस्ट्रार जो होते हैं वहाँ के, रजिस्ट्रार एक आदमी होता है जो सारे लेखा जोखा सारी चीज़ों को देखता है, तो वो उस पर आदेश करेंगे। रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश पारित होना अनिवार्य है, तभी वह वैध मानी जाएगी। तो पत्र याचिका है और डिटेल में बात अभी कर लेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन, भारतीय अदालतों में जनहित याचिका PIL दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूछ रहा। मुंबई में बैठा है एक व्यक्ति, मुंबई में क्यों बैठा है भाई ये व्यक्ति? कर्नाटक में क्यों नहीं बैठा? कहने का मतलब मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। यानी कि पूरे भारत में कहीं से भी कोई व्यक्ति किसी भी शोषण के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन दूसरा, एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था शुरुआत में, पीड़ित पक्ष या उसकी तरफ से कोई संस्था, कोई NGO, कोई संगठन, कोई सरकारी संगठन, कोई गैर सरकारी संगठन, कोई रजिस्टर्ड, यहाँ तक कि कोई नॉन रजिस्टर्ड संगठन भी, और स्वयं अदालत स्वयं संज्ञान लेकर भी जनहित याचिका को पेश कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ P और Q दोनों सही हैं। तो P और Q दोनों सही बता रहा है मेरा ऑप्शन B। तो मैं लगाता हूँ ऑप्शन B को सही, यानी टिक का निशान, और लगा के मैं बढ़ता हूँ भैया आगे। भारतीय आंदोलन में जनहित याचिका PIL दायर करने के संबंध में कहा जाता है कोई व्यक्ति कहीं से भी किसी भी संदर्भ में जनहित याचिका दाखिल कर सकता है, तो बिल्कुल मुंबई में बैठा कर सकता है। अदालत जनहित याचिका द्वारा स्वयं संज्ञान भी ले सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं मुझे लगता है। अगले पेज पे और अगला क्वेश्चन, ये देविका विश्वास वाला, विश्वास और नसबंदी से आपने जैसे भी कनेक्ट किया हो भैया, ये आप जानना। मैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आपको लेके चल रहा हूँ। आज थोड़ा आपको लग रहा होगा भैया कुछ खुश खुश से दिखाई दे रहे हैं, तो खुश हूँ मैं, बड़ा खुश क्योंकि 50% कोर्स हो गया कंप्लीट मूल विधि का, और गणित के तो कर दी हमने धुएं। अगला सवाल देख लो भैया, आ जाओ मेरे पास। जनहित याचिका PIL मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूछ रहा है कौन सा सही है, ये बात हमें बतानी है पढ़ के। कैसे बताएंगे? हम पढ़ेंगे। एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना, बांधना अमानवीय व्यवहार अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है, बिल्कुल सही बात है। एक जनहित याचिका इसने कहा, नाम भी नहीं पूछा, बड़ा आसान कर दिया। देखो बिल्कुल बात है कि अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाया जाता है, बांधा जाता है, बेड़ियां लगाया जाता है, कोई भी अमानवीय व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ जेल में या कहीं भी नहीं किया जाएगा। P बिल्कुल सही हुआ। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अभी आया दूसरा ऑप्शन, जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी बच्चे में, किसी भी मामले में, अरे बच्चा कहाँ पढ़ दिया, किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को भी जेल नहीं भेजा जाता। हमने पढ़ा था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, आपको यदि याद हो तो, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लेगा 2005 का अधिनियम, जिसमें हमने बाल न्यायालयों के गठन की बात करी, हमने राष्ट्रीय आयोग की बात करी, हमने राज्य आयोगों की बात करी। राष्ट्रीय आयोग का गठन उसमें सेक्शन 3 में होता है, राज्य आयोगों का गठन उसमें सेक्शन 17 में हो रहा था, और हमने न्यायालयों के गठन की बात करी थी 25 में, सेक्शन 25 में बात करी थी। ऐसे ही जैसे मैंने आपको मैं बताया था कि कैसे आपको याद रखना है चीज़ों को इंटरलिंक करके, कनेक्ट करके। अब इस क्लास को देखने के बाद आपको सारे याद रहेंगे जितने भी प्रमुख मामले इसके हैं। कैसे मैं कनेक्ट करता हूँ ये आप जादू मेरा देख ही चुके हैं, और जादू अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइबर 3 गुने 4 गुने हो जाने चाहिए इस वीडियो के बाद, ठीक है? आप अपनी मेहनत पूरी लगा देना। वीडियो आपके सारे दोस्तों द्वारा चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब हो गई बुद्धि खराब भैया, अब इतने कम सब्सक्राइबर पे काम चल नहीं रहा हमारा, अब हो गया दिमाग खराब, अब हम सोशल मीडिया के चंगुल में फंस गए गुरु। तो C यानी कि दोनों ही इसमें ठीक है, P और Q दोनों ठीक है। अगले सवाल पे मैं चला, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और 22 नंबर क्वेश्चन मुझसे कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है, पूछ रहा है। देखो, हुसैन आरा खातून बनाम, देखो कहीं हुसैन आरा लिखा है, कहीं हुसैन और आरा अलग कर दिया है। खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था, बिल्कुल सही बात है, जिसने जेलों में अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन ए इसका सही हुआ। आगे मैं बढ़ूंगा, बी ऑप्शन क्या है, नागरिक बनाम असम राज्य, भाई ये मुझे भी नहीं पता ये क्या कहना चाह रहा है। सी ऑप्शन मैंने देखा, ये कह रहा है परमानंद कटारा। परमानंद की हमने बात करी थी जब बीमारी की बात हो रही थी, हॉस्पिटल की बात हो रही थी। परमानंद तभी तो आएगा जब शरीर में पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया तो सुख है, आनंद है, तो निरोगी काया कब होगी, जब चिकित्सक पैसे, देखो चिकित्सा भी आ गया इसमें, घायल नागरिक भी आ गया, ये सब बातें हो गई। तो पूरा चाहो तो पढ़ लो, वरना ये सही है। एक जनहित याचिका का मामला था जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दी जाए। ऑप्शन सी भी ठीक है। ऑप्शन डी की तरफ मैंने बढ़ा। ऑप्शन डी कह रहा है MC मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसमें गंगाजल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करना था। MC मेहता नया नाम आपके सामने आया होगा और अब आप कह रहे होंगे देखते हैं भैया क्या ट्रिक बना पाते हैं MC मेहता के लिए। तो भैया भी कलम उठा लेते हैं और आपको बताना चालू करता हूँ। MC मेहता बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए PN भगवती जी हैं, जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए पुष्पा जी हैं, जितने हमारे लिए VR कृष्ण अय्यर जी इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट है MC मेहता। वास्तव में ये एक वकील हैं, वकील के साथ साथ ये पर्यावरणविद भी हैं। ठीक है, सी से स्वच्छ आप याद रख लेंगे, जहां भी स्वच्छता की बात होगी आप समझ जाएंगे पर्यावरण की बात हो रही है, MC मेहता जी का काम है। तो ये आप बात याद रख लेंगे, मोटा सा इसमें पॉइंट मैंने बता दिया। एक और चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो गंगा जल के प्रदूषण की बात हुई, स्वच्छता की बात हुई, तो हमारे मेहता जी आगे आ गए। मेहता जी ने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, स्वच्छता के मामले को हम संभालेंगे। तो तीनों ये सही मुझे लगे। तो एक नागरिक बनाम असम राज्य में मुझे डाउट था, जब तीनों सही हैं तो नागरिक बनाम, देखिए भैया अब अपने आप उत्तर इसने दे दिया। इस सवाल का सही जवाब लगाते हैं हम। ये नहीं है, बाकी सब सही है। नहीं है पूछा था तो ये नहीं है, बाकी सब सही है। बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी आज हो गई क्लास हमारी। देखो भैया ये कौन सा क्वेश्चन की व्याख्या दे रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। 27वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थिति लोकस स्टेंडाई, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम ले लिया इन्होंने, अब तो बात करनी पड़ेगी। लोकस स्टेंडाई, अब मैं इस पे बात करता हूँ। लोकस स्टेंडाई असल में भैया एक, क्या हो जाता है तुमको मेरे प्यारे कलम, क्या हो जाता है तुमको, क्यों तुम ऐसा करते हो। लोकस स्टेंडाई का मतलब है राइट टू स्टैंड, राइट टू स्टैंड यानी कि अपने खुद के लिए, स्टैंड मतलब एक तरह से स्टैंड लेने का जो राइट है, उसका मतलब है लोकस स्टेंडाई, अधिस्थिति। इसे आपके सामने इसी फॉर्म में आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। बड़े बड़े कंफ्यूजिंग सवाल भैया आते हैं पेपर में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थिति लोकस स्टेंडाई यानी कि राइट टू स्टैंड के पारंपरिक नियम में ढील देकर निम्नलिखित में से किसे पेश किया गया। जनहित याचिका को पेश किया गया, बिल्कुल सही बात है। देखो जनहित याचिका को पेश कैसे किया गया था, जो पारंपरिक तरीका था अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का, जिसमें रिट दायर की जा सकती थी। लेकिन माननीय न्यायालय ने अपनी शक्ति दिखाते हुए, अपने आप को अपडेट करते हुए इन्होंने कहा रिट को हमने अपडेट कर दिया, इसका नया एंड्रॉयड वर्जन हमने दिया और इसी से हमने निकाली एक नई चीज जिसका नाम है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जनहित याचिका यहाँ से इसका इनोवेशन हुआ था एक तरह से, आप इसे याद रख लेंगे। ये इंजीनियरिंग है, सामाजिक इंजीनियरिंग, ऐसा भी सवाल लेकर आया है। तो जनहित याचिका एक इंजीनियरिंग है, अभियांत्रिकी है, एक डेवलप की गई चीज़ है जो माननीय न्यायालय ने डेवलप करी है। संविधान में कहीं नहीं लिखा, कोई कानून नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय जनहित याचिका को डेवलप करने वाले हमारे शेर हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है जनहित याचिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिस्थिति लोकस स्टेंडाई, और जिसका प्रॉपर जो अर्थ है लोकस स्टेंडाई का, सुनवाई का अधिकार। भैया इसे बिल्कुल याद रख लेना। देखो ये सवाल तो आ चुका है, ये अब आने के पूरे चांस हैं।
अधे स्थिति, लोकस स्टैंडाई का अर्थ है सुनवाई का अधिकार या राइट टू स्टैंड, सुनवाई का अधिकार, क्योंकि हिंदी में आपका एग्जाम है तो सुनवाई का अधिकार इसका मतलब है लोकस स्टैंडाई का। इसका मतलब आपके जहन में हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ये कहा जाता है कि डील देकर कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से अपील स्वीकार की जा सकती है। ध्यातत्व है कि लोकस स्टैंडाई में केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के लिए अधिकार की अपील कर सकता है, जबकि जनहित याचिका में पीड़ित व्यक्ति की ओर से हितबद्ध व्यक्ति या अन्य कोई संस्था वाद दायर कर सकते हैं। एक बात इन्होंने नहीं लिखी, स्वयं माननीय न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? देखो, निजी मामले कोई भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे जनहित याचिका के रूप में, इसे आप पढ़ लेंगे। माननीय न्यायालय में सक्रियता के नए दर्शन की स्वीकृति चैंपियन, नए दर्शन की स्वीकृति के चैंपियन है। देखो, बड़ा घुमा के सवाल पूछ लिया। न्यायमूर्ति सुब्बा राव, ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको हमारे प्रिय दोनों भाई यहाँ पर बैठे मिलेंगे, अय्यर साहब और भगवती साहब, तो यही इसका जवाब है। 1980 के दशक में इन्होंने ये सब काम किया। हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य से शुरुआत हुई और निःशुल्क विधिक सहायता और ये सब बातें जो हम कर चुके हैं पिछले। और देखो अगला 30वां क्वेश्चन, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा की उत्पत्ति होती है अमेरिका से, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा बच रहे हैं अभी क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन सी को हमने झट से सही लगाया और इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे। 35वां क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में PIL है न्यायिक रूप से व्यक्त संविधान में प्रदान किया गया, विकासशील अवस्था या फिर आम नहीं है? देखो, संविधान में प्रदान नहीं है, विकासशील भी कुछ नहीं, न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य है। ये बात आप याद रखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। ये एक तरह से सामाजिक इंजीनियरिंग, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, PIL आधारित है सामाजिक इंजीनियरिंग पर, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है ये हमने कर दिया खत्म। अब मैं लेके चलता हूँ आपको थ्योरी के पार्ट पे। चलो भाई, झट से ऊपर पहुंचो, थ्योरी की बात कर लेते हैं। फटाफट मैं पहुंचा बिल्कुल ऊपर PDF में। 1 घंटे की वीडियो बनाने का जो मैं आपके भाई का उद्देश्य रहता है, 1 घंटा हो चुका है, तो अब मुझे झट से इसे ख़त्म करना पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूँ झट से किताब की थ्योरी की। 15 मिनट में देखिए किताब कैसे ख़त्म करी जाती है। आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि 15 मिनट में कैसे पढ़ा जाता है पूरे चैप्टर को। जनहित याचिका चैप्टर की बात हो रही है और मैं हाईलाइट करता रहूँगा। इस चैप्टर में ये चीज़ें हमें पढ़नी है। भारत में जनहित याचिका 1979 में शुरू होगी। फिर वही बातें पुष्पा, अय्यर साहब और भगवती साहब की बात होगी। उत्पत्ति का आधार क्या है, दुरुपयोग इसके क्या है, महिला संबंधी याचिका, परिवार नियोजन संबंधी याचिकाओं की बात होगी। वही परिवार नियोजन वाली जो मैंने अभी बताई थी आपको, विश्वास वाली। देखो, जनहित याचिका को लोकहितवाद और सामाजिक हितवाद। अब आप जब किताब पढ़ने बैठोगे ना, अब आपको मजाक लगेगा कि यार सब तो हमने पढ़ लिया, किताब में बचा ही क्या है। अब देखो, जनहित याचिका को लोकहितवाद, सामाजिक हितवाद और पब्लिक इंटरेस्ट PIL के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं, अन्य व्यक्ति, संस्था पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। एक बात इसमें नहीं लिखी, स्वयं न्यायालय भी संज्ञान ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जनहित याचिका विशिष्ट प्रकार की याचिका हैं, स्पेशल प्रकार की याचिका हैं, जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मामले में न्याय प्राप्त करने के लिए दायर कर सकता है। जनहित याचिकाओं का आशय किसी वर्ग या व्यक्ति समूह के लिए, ये वर्ग व्यक्ति या समूह के लिए होती हैं, न कि याचिकाकर्ता के स्वयं के हित के लिए, पर्सनल अपने हित के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सुनवाई का अधिकार, लोकस स्टैंडी, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसमें जनहित याचिका की प्रणाली में ये बात आ गई। स्वतः संज्ञान माननीय न्यायालय ले सकते हैं, कैसे? कोई मीडिया रिपोर्ट, सोशल नेटवर्क, कोई भी समाचार पत्र इत्यादि को देखकर कोई भी चीजें ये अपने संज्ञान में ले सकते हैं। अगला सवाल नहीं, अगला पॉइंट देखो, न्यायालय मामले की जांच हेतु समिति बना सकती है और आयुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं माननीय न्यायालय। विश्व में सर्वप्रथम 1960 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है भैया। जनहित याचिका के माध्यम से अधिवक्ताओं ने सामाजिक रूप से उपेक्षित, कमजोर, शोषित और विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए उन्होंने, उनके कल्याण के लिए ये सब चीजें उन्होंने शुरू करी। एक पेज खत्म कर दिया मात्र 2 मिनट में। अमेरिका में जनहित याचिका को सामाजिक कार्रवाई याचिका भी कहा जाता है। अमेरिका में इसकी उत्पत्ति का कारण था सरकारी एजेंसियों द्वारा
जनता के कल्याणकारी कार्यों को नजरअंदाज करना। अब अमेरिका वाले नजरअंदाज नहीं करेंगे क्योंकि जनहित याचिका। और क्या मिला था इससे? निःशुल्क न्याय मिल सके, पहली चीज। ठीक है, निःशुल्क न्याय इसमें भारत में जनहित याचिका की शुरुआत होती है 1980 में। न्यायमूर्ति PN भगवती जी का नाम आप बिल्कुल याद रख लेंगे। ये वकील साहब, ये जननी हैं, ये जनक हैं। भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत 75-77 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी 3 बार, 71, 61, 71 और 75 याद रखेंगे। चीन युद्ध और पाकिस्तान युद्ध और आंतरिक जो माननीय इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, आप सब जानते हैं। और उसके बाद 44वां संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को वहां पर रखा गया 78 में 44वें संविधान संशोधन में। संविधान भी पढ़ेंगे और ऐसे याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा एक एक चीज। अगला सवाल क्या, बार बार सवाल याद आ रहे हैं मुझे। 79 में देखो ये मामला हुआ था, पहला जनहित वाद दायर किया गया था। इसमें ये मदर ऑफ इन्हें कहा जाता है, बहुत नॉर्मल बात है। ये याचिका क्या थी? बिहार जेल में बंद कैदियों से संबंधित ये मामला था। अदालत में लंबे समय से जो मामले लंबित पड़े थे बिहार जेल में, जो कैदी थे उनके आपातकाल के दौरान विभिन्न जेलों में अमानवीय दशा झेल रहे कैदियों की ओर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया। इसके माध्यम से PN भगवती जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता और त्वरित सुनवाई के लिए निर्देश दिए। त्वरित सुनवाई शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखेंगे। 40,000 लोगों को इसमें फायदा हुआ, 40,000 कैदियों को फायदा हुआ। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिकाओं को इस प्रकार परिभाषित किया। देखो परिभाषित किस प्रकार किया, यहाँ से भी कोई सवाल बन सकता है। एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग या आर्थिक हित हैं, समुदाय के या वर्ग के आर्थिक हित अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा है जिसके कारण कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करना है। एक तरह से जहाँ भी मैंने वही बात है, जहाँ पर समूह के अधिकार से संबंधित कोई चीज हो। 1980 में इसमें निर्णय आया था। और जनहित से प्रेरित कोई व्यक्ति या संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति सामाजिक समूह के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। और इसमें एक वही पॉइंट के माननीय न्यायालय स्वयं भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय, 26 में माननीय हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति जा सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है, जबकि मूल अधिकारों सहित अन्य मामलों में उल्लंघन पाए जाने पर राज्य के उच्च न्यायालय में दाखिल की जाती है। ये हम सब जानते हैं, संविधान की क्लास में हमने पढ़ लिया है, बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है गुरुजी। तो मूल अधिकारों को नियमित रूप से उल्लंघन होता है। जनहित याचिका न्यायिक उपकरण के समान है। देखो उपकरण के समान है जिसके माध्यम से मूल अधिकारों का संरक्षण होता है। बहुत नॉर्मल सी बात है, छोटी छोटी बातें अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 संविधान की यहाँ बात करी, जीवन के अधिकार की। पिछले 50 वर्षों में न्यायिक प्रदेश को पूरी तरह उन्होंने बदल दिया है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से अप्रातिनिधिक पिछड़े वर्गों तक न्याय की पहुंच संभव हो पाई है। देश के विधि विशेषज्ञों, समाज सेवकों और सामूहिक रूप से, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या ही बनेगा, यहाँ से बनेगा तो आप कर लेंगे। कौन जनहित याचिका दायर कर सकता है? कोई व्यक्ति, संस्था, सरकारी या गैर सरकारी हो सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और स्वयं माननीय न्यायालय भी दायर कर सकते हैं। ये पता नहीं क्यों इस किताब वाले ने ये बात नहीं लिखी बार बार, जबकि हमने पढ़ा है अभी क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन भी आया था। जनहित याचिका के अंतर्गत देखो पर्सनल मामले नहीं आते, जिसमें हमने कहा था किराएदार का मामला हो गया, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब मामले हो गए। जो पर्सनल मामले हैं ये इसमें नहीं आते हैं। अगला सवाल, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जन कर्तव्यों, संवैधानिक प्रावधानों की विधि के उल्लंघन से हुई क्षति के मामले में जनहित याचिका दायर की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ऐसे मामले में न्यायालय को प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर यदि व्यक्ति या सामाजिक समूह के संवैधानिक या विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस पत्र को जनहित याचिका मानकर उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। और कोई पत्र के माध्यम से होगा तो रजिस्ट्रार उस पर पहले आदेश करेंगे, तभी उसे वैध माना जाएगा। यदि कोई पत्र याचिका जनहित के रूप में दायर होती है तो रजिस्ट्रार द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, आया भी है पेपर में, जनहित याचिका दायर करने के दौरान व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर याचिका दाखिल कर सकता है। इसके लिए अधिवक्ता रखना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वकील लेके या ऐसा, स्वयं भी कर सकता है। कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। कोर्ट को यह भी अधिकार है, जो सामान्य शुल्क है 10, 20, 50 जो भी वहाँ का शुल्क हो, उसे भी माफ कर दिया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति, मध्य प्रदेश वाली बात इन्होंने लिख दी, कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ
कहीं भी जनहित याचिका कहीं के भी लोगों के लिए दायर कर सकता है। जनहित याचिका को स्वीकार करना या अस्वीकार करना न्यायालय की विशेष शक्ति है, विवेकीय शक्ति पर निर्भर करता है। यदि कोई मामला उन्हें ऐसा लगता है माननीय न्यायालय को कि ये छोटा मामला है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे मामले यदि उनके सामने आए तो वो आवेदनकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकते हैं कि तुमने अदालत का समय बर्बाद किया, तुमने लोगों का समय बर्बाद किया, पहले से इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं, तुम ये नई चीज लेके आ गए। अब दायर करने की प्रक्रिया क्या है? तो दायर करने वाली वही व्यक्ति, संस्था या माननीय न्यायालय स्वयं संज्ञान ले लें। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर होगी तो 5 प्रतियों में दायर होगी, हम बात कर चुके हैं, और प्रतिवादी को 1 प्रति दे दी जाएगी सूचना आदेश पारित होने के बाद, यानी दाखिल होने के बाद फिर प्रतिवादी को कार्रवाई शुरू होने के समय। ऐसे ही उच्च न्यायालय के लिए, लेकिन यहाँ प्रतियों की बात 2 की हुई है, ये आप याद रखेंगे, 2 प्रतियों की बात होगी और 1 प्रति अग्रिम रूप से, यानी कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रतिवादी को भेज दी जाएगी, और इसके जो प्रति भेजी गई है उसे साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पत्र के माध्यम से भी हो सकता है और एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी ये दायर की जा सकती है। किसके विरुद्ध दायर की जाएगी? तो ये केंद्र सरकार के, देखो केवल सरकारी लोगों की बात हुई है, जनहित याचिका केवल सरकारी लोगों के खिलाफ होगी भैया। अगला पॉइंट, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति के विरुद्ध सामान्यतः दायर नहीं की जाएगी। मैंने पहले ही कहा था ये पर्सनल नहीं है, लोगों के समूह की बात कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसी जगह बैठा है जहां बैठकर वो तमाम लोगों के हितों के बारे में कुछ आदेश निर्देश या कुछ क्या कहते हैं निर्णय ले सकता है, तो वहां ये उस पर भी लागू होती है। लेकिन उक्त व्यक्ति किसी संस्था या गतिविधियों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जनहित पर, तो उसे प्रतिवादी बनाया जा सकता है। जनहित याचिका का विशेष क्षेत्र, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से अभी सवाल नहीं बना तो इस बार बन सकता है। 1998 में इन्होंने कुछ हमें बिंदु बताए थे कि इन बिंदुओं पर जनहित याचिका को सूत्रबद्ध किया था, दिशा निर्देश दिए थे माननीय न्यायालय ने। 2003 में इनमें संशोधन किया गया। तो कब संशोधन हुआ? 2003 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 2003 में संशोधन हुआ और उन्होंने कहा कि निम्नलिखित श्रेणियां होंगी। देखो, बंधुआ मजदूरी या उपेक्षित बच्चों से संबंधित कोई मामला है, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, श्रमिकों के शोषण से, श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, पुलिस संबंधी कोई मामला है, पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही, पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है, पुलिस उत्पीड़न का कोई मामला। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी, मजदूरी, पुलिस संबंधी, यानी शोषित और पिछड़े वर्ग की ये बातें करेंगे। और जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत है, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। 14 वर्ष पूरा हो गए लेकिन रिहाई नहीं हो रही, उस केस में जेल में किसी की मृत्यु हो जाती है, जेल से स्थानांतरण कर दिया जाता है, व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई होती है, ये सब चीज़ें। और महिलाओं संबंधी मामलों में वधू उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार, अपराध, ऐसी सब घटनाओं के लिए, दंगा पीड़ितों से संबंधित कोई मामला है, पर्यावरण से संबंधित मामले हैं, ग्रामीणों से संबंधित मामले हैं, अनुसूचित जाति, SC ST और EWS के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए भी ये इन्होंने करी। औषधि खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट हो रही है, यानी ये एक तरह से पब्लिक का मामला हो गया, सड़क व नालियों की मामला, वन्य जीवों का संरक्षण हो गया। ये इतने पॉइंट उन्होंने दिए मोटे मोटे कि यहाँ से संबंधित कोई भी मामला होगा तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। जनहित याचिकाओं की उत्पत्ति के आधार, देखो उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से शक्ति मिली, हम बात तो कर चुके हैं संवैधानिक पृष्ठभूमि में। एक बार फिर से रिपीट आपके सामने, नीति निर्देशक तो DPSP भाग 4 संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 38 में इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 38 राज्य को ये कहता है कि राज्य समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 39 में कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक, देखो 39 कैसे याद होगा, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 और 9 मुझे समान लगते हैं, इनका डिविजिबिलिटी रूल समान है। डिविजिबिलिटी रूल 3 का और 9 का, किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, संख्या 3 से कटती है, 9 से कट रहा है, संख्या 9 से कटती है, इसमें भी हमने गणित घुसा दिया। तो 3 और 9 बिल्कुल समान है, यानी कि जब समान न्याय की बात होगी जिस अनुच्छेद में, जिस ऑप्शन में, वो अनुच्छेद 39 वाला होगा। तो समान न्याय, निःशुल्क। ये अगला, जटिल न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ बनाना, इसकी उत्पत्ति का आधार है। इन सब चीज़ों को लेके ये सब आप मोटी मोटी बातें पढ़ लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा काम की नहीं। इनके लाभ क्या हैं? भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, भ्रष्टाचार को ये कम कर देते हैं, और जो जवाबदेही है सरकार की, नागरिकों में, देखो नागरिकों में जागरूकता तो फैलेगी जनहित याचिका से, जागरूकता फैली, जवाबदेही तय हुई, उत्तरदायित्व तय हुआ, सरकार को निर्देश आदेश ये दे सकते हैं इसके
जरिए पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि को ये बैन कर सकते हैं। इन्होंने किया भी है। पर्यावरण को प्रदूषित करने या ध्वनि प्रदूषण को फैलने पर उन्होंने रोक लगाई है और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध भी किया गया जनहित याचिका के द्वारा ही। इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये बात कर चुके। फैक्ट्री या औद्योगिक संस्थानों से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण पर रोक लगा सकते हैं। दिल्ली में सीएनजी युक्त वाहनों की जो चलने की बात हो रही है, सर्कस में बच्चों के दुरुपयोग पर जो रोक है, ये सब हो पाया है। तमाम मामले जो आए जनहित याचिकाओं से, उनके कारण ये सब हो पाया। इसके अलावा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण से संबंधित कोई मामला है, सरकार का कोई आदेश है जो कि जनहित के प्रतिकूल है, और बाल श्रमिकों का हो गया, बच्चों को जेल नहीं भेजना, चिकित्सा में सहायता हेतु, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु, ब्लड बैंक के तहत नदियों की सफाई हेतु, झोंपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने हेतु, ये सब चीज़ें। इनके फैक्ट यही हैं। देखो 1960 में अमेरिका से शुरुआत हुई। PIL न्यायिक इसका उत्पाद है। 1980 में अय्यर साहब और भगवती साहब ने शुरुआत किया। 32 और 26 सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट, ये हो गया। एक अगर हाई कोर्ट में देना है तो एक जनहित याचिका एक पत्र और पोस्ट कार्ड से भी दी जा सकती है। हाई कोर्ट में 2 प्रतियां, सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रतियों में दाखिल होगी। बहुत स्पीड से चल रही होगी क्लास, आप रिवीजन मान लेना भाई। मैं चाहता हूं कि आपका कोर्स समय से कंप्लीट हो जाए। जो बात कोई और आपको 5-6 घंटे में बताता, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ 1-1.25 घंटे में बता के आपका समय बचाऊं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत है, वहीं से काम होगा। जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग भी होते हैं। क्या होता है दुरुपयोग? कोई भी निजी प्रचार के लिए इसका उपयोग कर सकता है। जैसे ये मामला है बाल्को एम्प्लॉइज यूनियन बनाम भारत संघ 2002 का ये मामला है, जिसमें जनहित याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि भाई साहब आप अपने पर्सनल प्रचार के लिए ये कर रहे हैं, ये सब ना करें। और ये भी कहा कि ये सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, इसे रामबाण ना समझा जाए, बहुत प्रावधान और भी हैं, उनका इस्तेमाल करो। हर चीज़ में जनहित याचिका घुसाने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य दुर्बल व गरीब वर्ग की रक्षा करना है। इसकी दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये तो निबंध इन्होंने लिख दिया, निबंध की कोई जरूरत है नहीं। वैसे निबंध इन्होंने लिखा है। देखिए KG बालकृष्णन जी ने क्या कहा, ये निबंध इन्होंने लिख दिया, निबंध की हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए जरूरी है ये जो पॉइंट है यहाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान हम देंगे। इस पॉइंट पे देखो अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी बनाम भारत संघ, इसे कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ शोषित शब्द लिखा है और यहाँ संकुचित शब्द लिखा है। शोषित और संकुचित, आप सोचते होंगे ना शोषित और संकुचित एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, और रेलवे की बात हो रही है। तो अब आप इसे चाहें तो पूरा पढ़ लें। अब आपको मैं ट्रिक दे चुका हूँ याद रखने की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट दाखिल कर सकता है कोई भी अपंजीकृत संगठन, कोई संगठन जो कि पंजीकृत नहीं है वो भी रिट दायर कर सकता है। ये बात याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है संगठन, वो भी 32 के तहत रिट दायर कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक हित के संरक्षण का मामला हो तब। और इसमें क्या कहा, एक पीड़ित व्यक्ति के लिए जनहित याचिका उसकी संकुचित धारणा को दूर करने का प्रासंगिक उपाय है। उसकी जो धारणा है, संकुचित धारणा है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, उसका भी एक उपाय ये कहता है। PN भगवती जी ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि समाज का कोई भी वर्ग या कोई भी व्यक्ति जिसे विधिक क्षति पहुंचाई गई है, उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, वह किसी कारणवश न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो कोई तीसरी पार्टी भी उसके लिए ये काम कर सकती है। SP गुप्ता, ये गुप्ता जी है ना, SP हैं। SP कौन होते हैं? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ये गुप्ता जी SP हैं। ऐसे आप ट्रिक याद रख लेंगे। जब गुप्ता जी SP होंगे तो ये कैसी बातें करेंगे? इन्होंने कहा स्थानांतरण से संबंधित मामला था, तो स्थानांतरण ऐसे समझे, स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफर होता है, गुप्त होता है, ट्रांसफर हो गया पता ही नहीं चला। तो गुप्ता जी का मामला है न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित, ये बात याद रखेंगे। ये बात हो गई। अगला में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1982 का मामला। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ये हरियाणा राज्य के फरीदकोट जिले में हुआ था। पत्थर की खानों में कुछ श्रमिक अमानवीय दशाओं में लगा गए थे और इनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी। तब माननीय न्यायालय ने इसमें आदेश किया था और उनकी रिहाई करवाई थी। तो थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे, बंधुआ मुक्ति मोर्चा संबंधित है, पत्थर की खानों में कुछ श्रमिक काम कर रहे थे। तो बंधुआ मजदूर से आपको ऐसे ही लगता होगा कि कोई खान है, कोई पहाड़ है, उसे तोड़वा रहे हैं, तो वहाँ से ये आपको दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, यूनियन में मैं बात कर रहा था कि मजदूरों की बात इसमें होगी।
तो न्यायालय की एक साधारण माध्यम से, ये तो देखो इसमें बताई नहीं इन्होंने, मेन बात तो बताई नहीं। MC मेहता बनाम भारत संघ, MC सी से स्वच्छ की बात मैं कर रहा था। MC मेहता वकील भी थे और एक पर्यावरणविद भी थे, ये मैंने आपको बताया था। तो इनके मामले जो भी हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई। सर्वोच्च न्यायालय की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नियम प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्य रूप से उपेक्षित हो, शिकायत के तौर पर किसी भी न्यायाधीश को साधारण पत्र के माध्यम से संसूचित कर सकता है। शपथ पत्र संलग्न लगाना संलग्न नहीं है, ये बात याद कर लेंगे इस मामले में। मेहता जी का दूसरा मामला है। मेहता जी देखो स्वच्छ पर्यावरण जीने का अधिकार माना है इनके एक अंतर्गत, और देखो दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत काम किया। दिल्ली से संबंधित पर्यावरण की बात होगी तो MC मेहता जी को आप बिल्कुल याद रख लेंगे। अगला जीवन लाल कोचर, देखो कोच शब्द इनके नाम में है। कोच शब्द से ही आपके समय में रेल आ जानी चाहिए कि रेल में कोच होता है। तो क्या है इस मामले में? इस मामले में चीजें भी वही हैं। इन्होंने गुहार लगाई कि रेलवे में प्रभावी सुधार हेतु सरकार आवश्यक दिशा निर्देश करे। तो कोचर से रेल याद आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा भाई, न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उक्त धन को रेलवे से पाने की जो है वो अधिकार है। याचिकाकर्ता को जितना भी धन मतलब लगाया उसने केस में, वो उन्होंने कहा कि रेलवे अब इसे वापस देगी। देखो इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने काम किया था। इस पर आप इम्पोर्टेंट थोड़ा ध्यान रखें। मोहन शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि भैया अब बात हो गई उत्तर प्रदेश की, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया वाद। इस वाद में एक तार के माध्यम से न्यायालय को यह सूचित किया गया कि पुलिस अभिरक्षा में उसके पुत्र की हत्या हुई है। देखो ये पुत्र की हत्या वाला तो पर्सनल हो गया थोड़ा, लेकिन जनहित याचिका में आपको पता है यदि कस्टडी में मृत्यु होती है तो वो इसके दायरे में आती है। तार के माध्यम से ये बात हुई। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये काम तार के माध्यम से हो रहा है, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रख लेंगे। कोई भी कलर बढ़िया सेट बैठ ही नहीं रहा येलो के अलावा, ठीक है। तो ये तार वाली बात, तार के माध्यम से किस केस में हुआ? मोहनलाल शर्मा जी के केस में। तार को रिट मानकर मामले की संपूर्ण जांच हेतु CBI को ये सौंप दिया गया था। यानी तार को भी रिट माना, पत्र को भी माना और पोस्ट कार्ड को भी माना। तो अमीषा पटेल वाला यानी अलमित्रा पटेल वाला आप देख ही चुके हैं। सरकारी विभाग में अमरीश पुरी जी हैं, झोंपड़पट्टियों का विस्तार रोकने के लिए, ये आपको याद रहेगा। महिलाओं संबंधी बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती, इस मामले में 1996 के में, देखिए ईयर भी पूछ सकता है किसी मामले की, और ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती है वो जो मेन लाइन है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया वो आपसे पूछा जाता है। जब तक कि न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाए गए आरोप पर अपना निर्णय नहीं दे देता, न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति प्राप्त है। अंतरिम प्रतिकर से मतलब है एक तरह से अस्थायी उपाय या फिर एक तरह से निवारण, कुछ उसके लिए अस्थायी तौर पर कुछ उपाय करना, राहत प्रदान करना। अंतरिम का मतलब जब तक मामला चल रहा है, जब तक कोई पूरी तरह उस पर कोई निष्कर्ष नहीं आ जाता, ये समझ लेंगे। महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण, ये भी महिलाओं से संबंधित है। ये देखो महाराष्ट्र राज्य, आपने वो पिक्चर देखी होगी सड़क वड़क, आप देखो जितनी भी पिक्चर बनती हैं वो बॉलीवुड में बनती हैं, आपने तमाम पिक्चर देखी। वो कौन सी बाई थी वो जो कुछ करती है रेड एरिया वाला काम, तो महाराष्ट्र जैसे ही समझ में आए आपके दिमाग में बम्बई आएगा और आप बात करेंगे उस पिक्चर की, संजय दत्त वाली सड़क की, जिसमें एक वेश्या से उसे प्यार होता है। तो इसमें क्या है, इस मामले में ऐसे आप याद कर लेंगे, एकांतता का जो अधिकार है वो चरित्रहीन महिला को भी प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करता है तो उसके मौलिक अधिकारों का यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार राज्य 1997 का, ये इसकी बात हम कर चुके। विशाखा जी जो एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी, उन पर जो यौन उत्पीड़न के साथ जो होता है, जो उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद जो कोर्ट का आदेश इसमें आता है, और आदेश में आता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न ना हो। इसके रोकथाम के लिए 2013 में हम एक अधिनियम भी बनाते हैं, जिस अधिनियम को हमने पूरा पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके पुरानी वीडियोस को देख लें। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध, निवारण एवं रोकथाम अधिनियम 2013 वाला अधिनियम है, बहुत जरूरी है, ये हमने पूरा पढ़ लिया, उसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास का मामला है। तो इन्होंने कहा कि रेलवे के कर्मचारी द्वारा किसी रेल भवन में किसी महिला के साथ बलात्कार किए जाने का यह मामला था। पीड़िता 226 के अंदर इन्होंने याचिका दायर कर सकती हैं, इसमें इन्होंने ये कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार किसी विदेशी महिला को भी प्राप्त है।
दो तरह के अधिकार हैं हमारे मौलिक अधिकारों में, कुछ जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वो नागरिक हो या चाहे ना हो। ये भी आप एक बार पढ़ लेंगे। दो कारणों से प्राप्त हैं। प्रथम, इस संविधान में प्रावधान है। दूसरा, विश्व मानवाधिकार घोषणा। देखो, मानवाधिकार अधिनियम भी हमने पढ़ लिया, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और विश्व मानवाधिकार घोषणा 1948 की भी पढ़ ली। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा भी हमने पढ़ी मानवाधिकारों की, जिसमें 30 अनुच्छेद हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग वुमेन फोरम, ये भी महिलाओं से संबंधित है और ये यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के बारे में है। इसे आप अपनी बुक से देखिए, आपको किताब से पढ़ना ही है। एक बार मैंने थोड़ा सा जल्दी आपको रिकैप भरवस करवा दिया है। तो कानूनी सहायता पुलिस स्टेशन पर प्रदान की जाइए। यौन उत्पीड़न की शिकार कोई महिला है तो पुलिस स्टेशन पर कानूनी सहायता उसे मिलनी ही चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई। गौरव जैन बनाम भारत संघ, इसमें क्या है, निर्णय दिया कि राज्य एवं गैर सरकारी संगठनों का यह कर्तव्य है कि वेश्यावृत्ति जैसे पेशे से महिलाओं को दूर रखा जाए। दूर रखने के समुचित उपाय किए जाएं। जो पहले से संलिप्त हैं उनकी संतानों को रोकने के समुचित उपाय किए जाएं। उनका पुनर्वास किया जाए ताकि वो अपने जीवन को गरिमा के साथ जी सकें। उनके विवाह की भी व्यवस्था करवाई जाए। बाल वेश्याओं को रोका जाए। ये सब बातें करी जैन गौरव के मामले में। गौरव का मामला, गौरव जैन का मामला 1997 का, आप याद रख लेंगे। बाल अधिकारों से संबंधित कुछ याचिकाएं हैं, जैसे एमसी मेहता। देखो, एमसी मेहता जी जो पर्यावरणविद हैं, और मैंने स्वच्छता की बात होगी, मैंने तब बताया था दिल्ली का मामला होगा तो एमसी मेहता जी को आप याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चों के मामले में भी इन्होंने बड़ा योगदान किया। बच्चों के लिए इन्होंने दो हैं, 196 वाला इनका मामला है, 91 वाला। दोनों में ही बच्चों के लिए इन्होंने ये आदेश करवाया कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, कोई भी विस्फोटक सामग्री, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो खतरनाक हो, खतरनाक रूप का हो। ये भी एमसी मेहता जी का, इसमें भी यही है कि 14 वर्ष से कम आयु का किसी भी बच्चे को किसी कारखाने इत्यादि में नियोजित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बाल श्रमिक व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। ये ही बातें जो हमने सारी पढ़ ली हैं। शीला वार से बनाम भारत संघ, इसमें कैसे याद रखेंगे, जब वार कर दिया तो वो खाली थोड़ी लिया हो जाएगा, अब उसे वापस थोड़ी लिया जा सकता है। तो इसमें न्यायालय ने क्या कहा कि जनहित याचिका को दायर करने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता। तो जैसे ही वार से की बात होगी तो वापस नहीं लिया जाएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें क्या कहा कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जेल में नहीं रखा जाएगा, सुधार गृह में रखा जाएगा। बाल संरक्षण अधिनियम में हमने पढ़ा, बाल सुधार गृह हमने पढ़े, बाल सुरक्षा समिति वगैरह हमने पढ़ी। जो पुराने अधिनियम में ये सारी चीज़ें हैं। तभी मैं कहता हूँ केवल आपने रीडिंग भर मार रखी है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, ये शीट्स, इसमें क्या ऐतिहासिक निर्णय था ये आप समझें। इसमें कहा, इसके निर्णय में कई बातें थी। एक तो 21A के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करके उपयुक्त अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करे। ये कहा सर्कस में जो बच्चों का नियोजन हो रहा है, जो कर्तव्य दिखाते हैं छोटे बच्चे, उन्हें वहां से हटा के उन्हें पढ़ाई वढ़ाई उनकी ठीक ठाक करवाई जाए। और 18 वर्ष से कम के बच्चों को संरक्षण गृह में रखा जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है। बाल संरक्षण अधिनियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ लें। और ये सारी बातें हम उसमें भी कर चुके हैं। संरक्षण गृह कौन सी धारा में है, समिति, बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण बोर्ड, इन सब की बात हम कर चुके हैं उसमें। ये बात होगी परिवार नियोजन संबंधी। देखो, परमानंद की बात हो गई, यानी कि परमानंद कब आएगा, जब शरीर की चिकित्सीय सहायता मिलेगी तब परमानंद की बात आएगी। तो परमानंद क्या कहते हैं कि चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। मानव रक्षा के लिए डॉक्टरों का सबसे पहला कर्तव्य है मानव जीवन की रक्षा करना। बाद में वो पुलिस केस हुआ कि नहीं, इन सब चीज़ों के चक्कर बाद में देखेंगे। जावेद की बात आप सब लोग जानते हैं, बच्चों की बात हो रही थी, 2 या 2 से अधिक बच्चों वाला मामला था। यानी कि हरियाणा राज्य द्वारा पंचायती राज्य की एक कार्यालय में किसी पद के लिए उन्होंने कहा था 2 या 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उस पद के लिए अयोग्य आपको घोषित कर दे। विश्वास की बात हो रही थी, विश्वास में मैंने आपको बताया था नसबंदी शब्द आ जाएगा, आप विश्वास पे लेके उसे चले जाएंगे कि भाई ये बात तो विश्वास के आदमी से ही की जा सकती है। इसके अलावा जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया कि कैदियों को हथकड़ी लगाना, रस्सियों से बांधना, ये सब अमानवीय करते हैं, ये सब नहीं करने हैं। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर चुके हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 मिनट और 23, 24, 25, इतनी लगभग 1.5 घंटे की हमने क्लास की
और देखो इस इतना शानदार तरीके से हमने खत्म करा। लास्ट में थोड़ी सी बोरिंग आपको लगी होगी जब हम रीडिंग मार रहे थे, तो किताब की रीडिंग थोड़ी बोरिंग लग भी सकती है आपको। तो मैंने आपको जो फैक्ट बताए, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए, फिर क्वेश्चंस में फैक्ट बताए, फिर सारी चीज़ें मैंने रिपीट करवाई किताब से। तो अब मुझे लगता है कि इस एक्ट में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1.5 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर भी आपको अपनी तसल्ली के लिए बुक से एक बार अच्छे से आराम से बैठकर स्लो मोशन में रीडिंग मारनी है, उसके बाद फिर से ये क्वेश्चंस लगाने। मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, मैं सब इंस्पेक्टर सुधीर आप सबको अभिवादन, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, जय हिंद कहता हूँ। मैं मांगता हूँ विदा, मिलूंगा अगली वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।